हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक लेकर आए लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ये टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिस जो गणनावाचक उपयोगिता से संबंधित है। माई सेल्फ महेंद्र लामरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज केमसर, नागौर। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ें। इससे पहले अपन इसके बारे में परिचय पढ़ेंगे। तो इस नियम का प्रतिपादन 1854 ईस्वी में H. गोसेन ने किया था और इस नियम का जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नाम है वो मार्शल ने दिया था। इस जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। गोसेन ने तीन अवधारणा या तीन नियम दिए थे, जिससे पहला है वो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। गोसेन का द्वितीय नियम है वो है सम सीमांत उपयोगिता का नियम और गोसेन का तृतीय नियम है वो उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। आज इस टॉपिक में अपन ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये जो नियम है गोसेन ने वो मनोवैज्ञानिक और वास्तविक जीवन के आधार पर दिया है। गोसेन ने बताया कि जिस प्रकार माना कि अपन ने पेन की आवश्यकता, अपन किसी दुकान से एक पेन लेते हैं और फिर उसके बाद अगर दूसरा पेन लेंगे तो उसकी अपनों को जरूरत और या उसकी उपयोगिता अपने कम हो जाती है। दो के बाद अगर तीसरा लेंगे तो उसकी और उपयोगिता कम हो जाएगी, तीसरे के बाद और पेन लेंगे तो और उपयोगिता कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति अगर किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता जाता है तो उन अतिरिक्त इकाइयों के प्रयोग से जो उपयोगिता मिलती है वो घटती जाती है। इसे ही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहा गया है। अगर इसको परिभाषित करें अपन तो अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में एक वस्तु की उत्तरोत्तर या अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त संतुष्टि घटती हुई प्राप्त होती है। यानी अतिरिक्त इकाई मतलब और अधिक इकाइयों उपयोग करते जाएंगे अपन तो उन अतिरिक्त इकाइयों से जो है वो जैसे जैसे अपन अधिक कर रहे हैं उनकी वैसे वैसे उपयोगिता वो घटती जाएगी। इसे ही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहा गया। अगर अपन मार्शल के अनुसार बात करें तो मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि करने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है, यानी अगर तो वह भंडार या स्टॉक हुई प्रत्येक वृद्धि से घटती जाती है। यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्टॉक करता जाता है तो उस स्टॉक करते समय व्यक्ति को अतिरिक्त जो इकाई मिलती है उनकी उपयोगिता कम होती जाए, क्योंकि पहले किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु नहीं है। जैसे अपने पास एक कोई गाड़ी नहीं है, अपन पहली गाड़ी खरीदेंगे तो अपनी उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, दूसरी से अपने को कम मिलेगी, तीसरे से और भी कम मिलेगी। इस प्रकार अगर अपने स्टॉक या भंडार में अपन वृद्धि करेंगे तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई जो संतुष्टि मिलेगी वो घटती जाएगी। अब अगर इसको अपन सीमांत उपयोग का ह्रासमान नियम है ये कब लागू होता है इसके बारे में बात करें तो इसके लागू होने की कुछ मान्यताएं या शर्तें तभी लागू होगा। अगर ये मान्यताएं या शर्तें नहीं लेंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे बात करें कि वस्तु की मात्रा व गुण में समानता होनी चाहिए, यानी व्यक्ति जिस वस्तु की उपयोग कर रहा है उस वस्तु की मात्रा और गुण में समानता होनी आवश्यक है। जैसे बात करें कि एक आइसक्रीम का उपयोग कर रहा है तो व्यक्ति जो पहली आइसक्रीम जैसे खा रहा है वही दूसरी होनी चाहिए, वही तीसरी होनी चाहिए। अगर अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम हुई तो हो सकता है कि उपयोगिता में कमी नहीं हो, बढ़ भी सकती है। इसलिए मात्रा और गुण में समानता होनी आवश्यक है। दूसरा है कि उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। उपभोग की इकाई उपयुक्त होने का मतलब है कि उपभोग की इकाई वो इतनी बड़ी जरूर होनी चाहिए कि वो ऐसा नहीं हो कि बहुत ही कम मात्रा में हो तो उस दूसरी इकाई से उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे बात करें चाय की बात, अगर कोई व्यक्ति चाय की उपयोगिता मापना चाहिए तो पहली इकाई है वो एक कप तो होनी चाहिए, दूसरी इकाई दूसरा कप होनी चाहिए चाय की। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा नहीं हो कि एक चम्मच चाय से दूसरा चम्मच चाय व्यक्ति, तो इस प्रकार अगर मापेंगे तो उसकी उपयोगिता में हो सकता है कि बढ़ भी जाए। इसी प्रकार बात करें रोटी का एक गोवा के बजाय अगर एक रोटी की इकाई अपन एक पूरी रोटी लेंगे
तो उसके आधार पर अपन मापेंगे अगर उपयोगिता को, तो अपने को ये नियम लागू होता दिखाई देगा। तीसरी बात करते हैं, उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। उपभोग में निरंतरता का मतलब ये है कि जो अपन उपभोग कर रहे हैं वो लगातार होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार उपभोग किया, वो काफी समय बाद में दूसरी बार किया, काफी समय बाद में तीसरी बार किया, तो हो सकता है उस समय ये नियम लागू नहीं हो। इसलिए ये उपभोग वो निरंतर नहीं, लगातार होनी चाहिए उन वस्तुओं की इकाइयों का। और उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए। यानी जो वस्तु अपन उपभोग कर रहे हैं और जो उसकी स्थानापन्न वस्तु है, उनकी किसी भी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हो सकता है मूल्य में परिवर्तन होने के कारण अपने को दूसरी वस्तु की उपयोगिता बढ़ भी सकती है, या दूसरी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए तो इस वस्तु की उपयोगिता बढ़ भी सकती है। और पांचवा है कि उपभोक्ता की आय भी स्थिर रहनी चाहिए। अगर आय स्थिर नहीं रही तो भी उपयोगिता का ये नियम लागू नहीं होगा। और सिक्स्थ है, रुचियों में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। रुचि का मतलब है पसंद, पसंद में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। अगर पसंद में परिवर्तन हो गया तो हो सकता है व्यक्ति उसकी पसंद और ज्यादा वो चीज वस्तु हो, तो उसकी अतिरिक्त इकाइयां करे, प्रयोग करे, तो वो वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार अगर रुचि व्यक्ति एकदम हट जाए तो कम भी हो सकती है, यानी रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और सातवां जो अंतिम है वो है कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता उसकी सीमांत उपयोगिता आधार पर कीमत देने के लिए तत्पर रहता है। यानी किसी वस्तु से उपभोक्ता को जो उपयोगिता मिलती है उसके बराबर ही वो कीमत देने को तैयार मिलती है। जैसे पहली इकाई से अगर किसी वस्तु 10 मिलती है तो 10 के ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं होगा, 10 ही देने के लिए तैयार। हाँ, कम जरूर दे सकता है लेकिन ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो एम म्यू एक्स बराबर पी एक्स का मतलब है कि एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसके बराबर ही कीमत होगी, वो पी एक्स है। ये जो मान्यता या शर्तें लागू होगी तभी ये नियम सक्सेस होगा, या तभी ये नियम लागू होगा। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कुल उपयोगिता में केवल घटती दर से वृद्धि होती है। यानी कुल उपयोगिता बढ़ती दर से होने का मतलब है सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है। घटती दर से होने का मतलब है कि सीमांत कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने पर, लेकिन वो पहली इकाई बढ़ी है उतनी दूसरी इकाई नहीं बढ़ेगी, दूसरी इकाई में बढ़ी है वो उतनी तीसरी इकाई में नहीं बढ़ेगी। आगे अपन एग्जाम्पल से वो समझेंगे इसको। ये जो नियम है वो दो तथ्यों पर आधारित। दो तथ्य मतलब ये है कि एक तो व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत ही असीमित है, और लेकिन जो व्यक्ति है अपनी किसी एक आवश्यकता को पूर्ण संतुष्ट कर सकता है। अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती है परंतु वो किसी एक आवश्यकता पूर्ण कर सकता है, मतलब एक आवश्यकता एक वस्तु का उपयोग करके उस आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है। और जब व्यक्ति की वो आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है तो उसकी अतिरिक्त इकाई व्यक्ति उपभोग करता है या उपयोग करता है, तो उससे कोई भी उपयोगिता नहीं मिलती, अर्थात सीमांत उपयोगिता उसके बाद में शून्य हो जाती है। इसलिए क्योंकि व्यक्ति दूसरी वस्तुओं को उपभोग करना चाहता है, अपनी दूसरी अवस्थाओं को पूर्ति करने चाहता है, इसलिए ये जो नियम है वो लागू होता है। दूसरी बात है कि जो विभिन्न वस्तु होती है वो एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। यानी जो अपन वस्तु उपभोग करें वो एक दूसरे अपूर्ण, अगर पूर्ण स्थानापन्न होगी तो क्या होगी कि सारी वस्तुओं की आवश्यकताएं एक वस्तु से संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अपूर्ण स्थानापन्न होगी तो दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता पहली पूरी नहीं कर पाएगी। जैसे बात करेंगे चाय है, वो कॉफी की पूर्ण आवश्यकता नहीं कर सकती, दूध की पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकती। तभी यह नियम वो लागू होगा, क्योंकि व्यक्ति दूसरी वस्तु का भी इच्छा रहेगी कि उस वस्तु को उपभोग करके अपनी संतुष्टि पूर्ण करे। इसलिए यदि इस वस्तु की कई अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि में प्रयुक्त की जा सकती है तो उनसे भी उतनी संतुष्टि प्राप्त होगी जितनी प्रथम आवश्यकता पूर्ति से हुई, तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कभी भी कम नहीं होगी। इसलिए जो वस्तु होती है वो पूर्ण स्थानापन्न होती है। अपूर्ण स्थानापन्न होने के कारण ही व्यक्ति अधिक इकाइयों प्रयोग करता है, तो उस वस्तु विशिष्ट के लिए आवश्यकता है वो तीव्रता है या उसके लिए उपयोगिता वो धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी पहला है कि व्यक्ति एक आवश्यकता तो पूर्ण कर सकता है लेकिन सभी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए ये नियम लागू होता है। दूसरा है कि वस्तु एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न होती है। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे किसी वस्तु या आइसक्रीम की बात कर लो या रोटी की बात कर लो। पहली इकाई उसने उपभोग की तो उसको 12 कुल उपयोगिता मिली। अब दूसरी इकाई उपयोग करता है तो उसको 22 मिलती है, यानी टोटल कुल उपयोगिता है वो 22 है। यानी उसकी उपयोगिता में वृद्धि कितनी हुई, 10 की हुई।
अब वो 30 इकाई उपयोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता 30 हो जाती है, यानी उसकी उपयोगिता बढ़ी हुई है 8 की। चौथी इकाई उपयोग करता है तो उसकी उपयोगिता कुल उपयोगिता हो जाती है 36, यानी उसकी कुल उपयोगिता बढ़ी हुई है 6 की। पांचवी करता है तो 40 हो जाती है, यानी कुल उपयोगिता बढ़ी हुई 4 की। छठी करता है तो कुल उपयोगिता बढ़ी हो जाती है 2 की। 42 हो जाती है, मतलब 2 की हो जाती है। और अगर वो सातवीं इकाई प्रयोग करता है तो कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता, 42 की 42 ही रहती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता है वो शून्य हो जाती है। यानी यहाँ पे एक वस्तु से जो उसको आवश्यकता है वो पूर्ण हो गई। अगर वो 8 इकाई प्रयोग करेगा तो उसकी जो कुल उपयोगिता घट जाएगी, वो 38 हो जाएगी, यानी -4 हो जाएगी। इस प्रकार अपन देखें कि एक व्यक्ति एक आवश्यकता को पूर्ण तो कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो एक वस्तु की अधिक इकाइयों में प्रयोग कर रहा है, उसकी सीमांत उपयोगिता या अतिरिक्त इकाई जो उपयोगिता मिल रही है वो घटती हुई मिल रही है। इसी को कहा गया सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान, यानी 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0 -4। इसको अपन रेखा चित्र से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति उपयोग कर रहा है तो टीयू पहले घटती हुई दर से बढ़ रहा है और फिर एक बिंदु पर जाके ये अधिकतम हो जाता है। जहाँ पे अधिकतम होता है वहां पे देखते हैं अपन नीचे MU है वो 0 हो जाती है। उसके बाद में TU वक्र घटने लग जाता है, तो ये MU है वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का हो जाता है। यानी अपन दोनों जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें ओ वाई एक्सेस पर अपन कुल उपयोगिता ली, ओ एक्सेस पर अपन वस्तुओं की मात्रा ली, वस्तु की मात्रा ली। इधर नीचे वाले वक्र में भी अपन ने ओ एक्सेस पर तो अपन ने वस्तु की मात्रा ली है, ओ वाई एक्सेस पर अपन सीमांत उपयोगिता ली। यानी यहाँ पे अपन देखेंगे 10, 8, 6, 4 ये जो लगातार घट रहा है। यहाँ पे जैसे अपन टेबल के अनुसार माने तो सातवीं इकाई पे 0 हो गया और उसके बाद में ये माइनस हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि सीमांत ह्रासमान उपयोगिता के नियम को अपन पढ़ते क्यों या इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता अपन बात करें तो सीमांत ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम आर्थिक सिद्धांत और सरकार की नीतियों में बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आर्थिक सिद्धांत का मतलब है पदार्थों के मूल्य। अपन देखते हैं कि पदार्थों के मूल्य निर्धारण में बहुत उपयोगी। पदार्थों के मूल्य निर्धारण की बात करें कि जैसे बात मूल्य विरोधाभास सुना होगा। मूल्य विरोधाभास का मतलब ये है कि जैसे हीरो की अपने जीवन में बहुत कम महत्वता है, जबकि पानी के जीवन में बहुत अत्यधिक महत्वता है। लेकिन हीरो की जो उपयोगिता कम होते हुए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जबकि पानी की उपयोगिता जीवन में बहुत ज़्यादा होते हुए भी कीमत बहुत कम है। इसका कारण ये है कि जो पानी है वो बहुत बड़ी मात्रा में अपने पास उपलब्ध होने के कारण उसकी सीमांत उपयोगिता है वो बहुत कम है और इसलिए उसकी कीमत कम है। जबकि हीरे बहुत कम दुर्लभ होने के कारण, बहुत कम पूर्ति होने के कारण उनकी जीवन में उपयोगिता कम होते हुए भी उनकी पूर्ति कम होने के कारण उसकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है। इसलिए उनकी कीमत है वो ज़्यादा है। यानी सीमांत उपयोग धारणाएं खोज से मूल्य विरोधाभास की व्याख्या करने में बहुत सहायता मिली है। एडम स्मिथ ऐसी स्थिति की व्याख्या करने में असमर्थ थे कि जल जैसी मानवीय जीवन के लिए अति उपयोगी और अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें बहुत कम है, जबकि हीरे जैसे पदार्थ जो अनावश्यक है की कीमतें बहुत ऊंची है। अर्थात एडम स्मिथ इस जल हीरा विरोधाभास की व्याख्या नहीं कर सके, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों अनुसार किसी पदार्थ की कीमत उससे प्राप्त कुल उपयोगिता द्वारा निर्धारित नहीं होती है, अपितु ये सीमांत उपयोगिता है जो किसी पदार्थ की कीमत निर्धारित करता है। जल जैसी आवश्यक वस्तु प्रचुर मात्रा यानी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसका सीमांत उपयोगिता बहुत कम है अथवा शून्य होती है, अतः इसकी कीमत भी बहुत कम अथवा शून्य होती है। दूसरा हीरा है वो बहुत ही दुर्लभ वस्तु है, इसलिए इसकी सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है और इसी कारण हीरे की कीमतें बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि किसी वस्तु की कीमत है वो सीमांत उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होती है। इसलिए इस जल हीरा विरोधाभास को समझने में भी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की बहुत महत्वता है तथा दूसरे पदार्थों की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है उसमें भी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की उपयोगिता है। दूसरी बात करें कि जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता वक्र है वो नियम है, ये मांग वक्र के निरूपण में भी और मांग के नियम के लागू होने के कारण भी यही है। क्योंकि मांग का नियम कहता है किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ती है तथा कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है
कि अपन एक इकाई के मतलब जैसे उपभोग में वृद्धि करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता गिर जाती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति कम कीमत पर ज़्यादा वस्तु खरीदने के लिए तैयार होगा और ज़्यादा कीमत पर व्यक्ति वस्तु कम खरीदने के लिए तैयार होगा। इसीलिए जो अपन देखते हैं कि इस नियम का किसी वस्तु इकाई का उपभोग से में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता कम होती है। इस पर एक उपभोक्ता तब तक वस्तु का क्रय करता जाएगा जब तक उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तु बाजार कीमत के समान नहीं हो जाती। अब मान लो कीमत कम कर दी तो सीमांत उपयोगिता ज़्यादा रह जाएगी, तो व्यक्ति और वस्तुओं को उपभोग करेगा तो सीमांत उपयोगिता कम होगी। इसका मतलब कीमत घटी तो मांग बढ़ी। इसी प्रकार अगर कीमत बढ़ गई तो सीमांत उपयोगिता कम होने का व्यक्ति उपभोग कम करेगा। उपभोग करने का मतलब है कि उसकी मांग घट गई, यानी कीमत बढ़ी तो मांग घटी। इसलिए ये मांग नियम और मांग वक्र के निरूपण में सहायक होता है। अभी अपन आगे इसको रेखा चित्र की सहायता से देखेंगे। अपन जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, झुका हुआ होता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक ढाल का होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, उपभोक्ता के लिए आवश्यक है वस्तु अधिक मात्रा का उपयोग करे जिसकी सीमांत उपयोगिता घटकर कीमत के बराबर हो जाए। सीमांत उपयोगिता वक्र का वह भाग जो क्षैतिज अक्ष के ऊपर होता है, यानी जो धनात्मक भाग होता है सीमांत उपयोगिता वक्र को, उसी को ही अपन मांग वक्र कहते हैं। क्योंकि कोई भी विवेकशील उपभोक्ता उतनी मात्रा नहीं खरीदेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो, यानी कोई भी व्यक्ति ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता वस्तु की मांग नहीं करता, इसलिए इसका धनात्मक भाग ही सिर्फ मांग वक्र माना जाता है। क्योंकि ऋणात्मकता मतलब है कि वहां पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी जबकि कीमत कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए और उपभोक्ता संतुलन में वहां पे होता है जहां कीमत बराबर सीमांत उपयोगिता हो। इसको अपन एक रेखा चित्र रूप में देखें ये तो अपन पहले वाले डायग्राम अपन लेफ्ट वाले तरफ लिया है, वहां पे अपन ने वो एक्स एक्सेस पर अपन वस्तुओं की मात्रा लिए, वो वाई एक्सेस पर अपन ने सीमांत उपयोगिता को लिया है, और जो ये वक्र है वो अपने सीमांत उपयोगिता को बता रहा है। इधर अपन राइट हैंड साइड में जो अपना डायग्राम है इसमें अपन ओ एक्सेस पर अपन वस्तुओं की मात्रा लिए, ओ वाई एक्सेस पर अपन ने कीमत को लिए। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि अगर मान लो जैसे बात है ये जो मांग डी डी है वो मांग वक्र को बता रहा है। अगर माना कि प्रारंभ में वस्तु की कीमत P1 है तो एक उपभोक्ता वस्तु की OQ1 मात्रा खरीदता है, उस समय उसकी उपयोगिता MU1 होती है और उस समय संतुलन में होगा क्योंकि OQ1 मात्रा खरीदने पर MU1 इक्वल टू कीमत बराबर हो रही है। अब अगर मान लेते हैं अपन और इस स्थिति माना कि अपने OQ1 मात्रा खरीदने पर OP1 कीमत होती है तो अपने ए बिंदु मिलता है। अब माना कि कीमत कम होके P2 हो जाती है, P2 कीमत कम हो गई और सीमांत उपयोगिता अगर MU1 ही रहेगी तो इसका मतलब कीमत से सीमांत उपयोगिता ज्यादा है तो वो व्यक्ति वस्तु के उपभोग अधिक या वस्तु की इकाई का अधिक प्रयोग करेगा। अधिक इकाई प्रयोग करेगा तो सीमांत उपयोगिता घटेगी और वो तब तक अधिक इकाई प्रयोग करते जाएगा जब तक कि जो सीमांत उपयोगिता है वो MU2 नहीं हो जाती। MU2 होने पर उसकी क्या होगी कि कीमत और सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो जाएंगे और उस समय व्यक्ति वस्तु की मात्रा खरीद रहा है वो खरीद रहा OQ2। OQ2 अगर अपन इधर राइट हैंड साइड में देखें तो OQ2 अपन P2 कीमत पर देखें तो अपने को बिंदु मिल रहा है B। और अगर मान लो और कीमत कम होके P3 हो जाती है, P3 होने पर देखते हैं कि उपभोक्ता असंतुलन हो जाए क्योंकि सीमांत उपयोगिता वो MU2 है जो कि कीमत P3 से ज्यादा है। इस स्थिति में उपभोक्ता और अधिक इकाई मांग करेगा और अधिक मांग तब तक करता जाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता घट के MU3 नहीं हो जाती है। उस स्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग करेगा OQ3। OQ3 से अपन देख इस स्थिति में MU3 बराबर P3 हो जाए, कीमत यानी सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाएगी, उपभोक्ता संतुलन। तो OQ3 से अपने और P3 कीमत से अपने को मिलता है C बिंदु राइट हैंड साइड में। तो A B C बिंदु को मिला देंगे तो अपने को मिल जाएगा मांग वक्र, जो ये बता रहा है कि कीमत कम होने पर वस्तुओं की मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर वस्तुओं की मांग घटती है। इस प्रकार ये मांग वक्र के निरूपण में सहायक है। और अगर देखें इसकी उपयोगिता तो उपभोक्ता बचत के निर्धारण में, यानी मार्शल का जब अपन पढ़ेंगे उपभोक्ता बचत की, एक उपभोक्ता किसी कीमत जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत नहीं जान रहा तो उस वस्तु का उपभोग से वंचित रहने के बजाय उसके लिए कितनी कीमत देने के लिए तैयार है
और वास्तव में कितना देता है, इन दोनों के बीच का अंतर कहलाता है उपभोक्ता की बचत। आगे देखेंगे सीमांत उपयोगिता में अपन देखेंगे कि मांग होकर का वो भाग जो कीमत के ऊपर और मांग होकर के नीचे का भाग है वो उपभोक्ता की बचत को बताता है। अपन इसको अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। और फोर्थ है कि राजकोष नीति के निर्धारण में भी, यानी सरकारें हैं जो आजकल आधुनिक कल्याणकारी सरकार होती है जो जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना चाहती है, इसलिए क्या करती है, आय का पुनर्वितरण करती है। आय का पुनर्वितरण का मतलब ये है वो अमीरों पर टैक्स लगाती है और गरीबों में उन रुपयों को बांटती है या उनसे सामाजिक सेवाओं के रूप में वापस खर्च करती है ताकि उनके पास वो रुपए पहुंच सके। ये समाज इसलिए करती है कि उससे समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इसे अपन एक रेखा चित्र की सहायता से देखें तो क्या होता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा रुपए होता है उसके उसे अगर कुछ रुपए ले लिया जाए तो उसकी कुल उपयोगिता में बहुत कम कमी होगी, लेकिन जिनके पास बहुत कम रुपए हो उनको कुछ रुपए दे दिया जाए तो उनकी उपयोगिता में वृद्धि ज्यादा होगी। यानी अगर सीमांत उपयोगिता बात करें, एक व्यक्ति के पास लाख रुपए है उससे 100 रुपए ले लिए जाए तो उसकी उपयोगिता में बहुत ही कम कमी होगी। जैसे बात करें अगर एक व्यक्ति की मान लो लाख रुपए है तब उससे की सीमांत उपयोगिता इस डायग्राम देखें तो OH है, और अगर मतलब इसकी बात करें सीमांत उपयोगिता उस समय DH के बराबर है। और अब अगर उससे 100 रुपए ले लिए तो मान लो सीमांत उपयोगिता कम होके उसकी उपयोगिता जो सीमांत उपयोगिता मतलब रुपए ले लेंगे तो उसके पास कम रुपए बचेंगे, तो कम रुपए बचने से उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी, वो माना कि CH हो जाती है। और उसको कुल हानि है जो कुल उपयोगिता में हो रही है वो CDH के बराबर हो रही है। अब मान लो वो 100 रुपए किसी बहुत ही गरीब व्यक्ति को, जैसे मान लो किसी के 500 रुपए इनकम है या किसी का 1000 रुपए इनकम है, उसको दे दिया जाए तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता में तो कमी होगी वो काफी होगी, लेकिन जो उसकी कुल उपयोगिता वो काफी मात्रा में बढ़ जाएगी। जैसे बात करें जब उसके पास पहले 1000 रुपए है तो उसकी जो कुल उपयोगिता है वो OLA है, यानी सीमांत उपयोगिता है। और कुल उपयोगिता अब अगर मान लो उसको वो 100 रुपए दे दिए तो उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के पास जो वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, वो घट के जैसे BL हो जाएगी। परंतु उसकी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि है उसको लाभ होगा वो होगा ABLL, यानी जो इसको गेन हुआ है जो लाभ हुआ है वो लॉस से बहुत ज्यादा है। इसी के कारण सरकार अधिक आय वालों से टैक्स लेती है और कम आय वाले व्यक्तियों को सामाजिक सेवाओं रूप में व्यय करती है। इस प्रकार आय के पुनर्वितरण के द्वारा समाज के कल्याण में वृद्धि करने का प्रयास करती है। तो थैंक यू वेरी मच।